भरोसे वाली स्कीम इसलिए है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है प्रीडोमिनेंटली वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है, कुछ हिस्सा इक्विटी में जाता है, और इस बहुत ही वेल रेगुलेटेड है, वेल मैनेज है। तो बहुत ही भरोसे वाली एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और इसीलिए जो सैलरीड क्लास है, आप देखेंगे कि उनका जो रिटायरमेंट फंड जो बनता है उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो ईपीएफ से आता है, इसीलिए उसकी आप पॉपुलैरिटी देख रहे हो। लेकिन जैसा आपने सही कहा कि देखिए, रिटायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। ईपीएफ एक उसका बहुत ही अहम हिस्सा हो सकता है और है भी, बट खाली उस पर डिपेंड करना शायद वो सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है कि रिटायरमेंट के समय मुझे कितने पैसे की जरूरत है। हो सकता है डेफिनेटली आपको दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखना पड़े इन एडिशन टू ईपीएफ, बट ईपीएफ जो है सैलरी क्लास के लिए मुझे लगता है एक बहुत ही अहम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और उसका जो रोल है मुझे लगता है वो आगे जाके भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जी परसर जी, एक चीज और इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब भी आप ईपीएफ की बात करते हैं तो वो एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको फिर पीएफ में आपका पैसा कटता है, और ये बड़ा एक सुविधाजनक चीज है क्योंकि आप जब दूसरी जॉब चेंज करते हैं तो फिर आपका जो पीएफ अकाउंट है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। कहीं इसी ईज ने इसको और अट्रैक्टिव तो नहीं बना दिया? जी बिल्कुल स्मिता, जैसे हेमंत जी बता रहे थे कि बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं रिटायरमेंट के लिए। बहुत अच्छी सेविंग प्लान है ये। 8.25% जो रिटर्न आपने बताया वो और किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में नहीं मिलता। ये हाईएस्ट है जो कि गारंटीड है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एचआर, आपका जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें 12% का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और 12% का एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं डबल पैसा जुड़ रहा है। और ये सबसे लाभदायक इसलिए भी है कि क्योंकि आपको निकालना आसान नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप रिटायर होते हैं तो एक बड़ा कॉर्पस हो जाता है। 8% का भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग करेंगे तो जब नॉर्मली मैंने देखा है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होते हैं 3-4 करोड़ रुपया उनको मिलता है। वो इसीलिए मिलता है कि वो एक तो निकालना सुविधाजनक नहीं है, ट्रांसफर हो जाता है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब निकालते नहीं है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ वर्क करने लग जाती है। तो एक अच्छा खासा कॉर्पस आप यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे टैक्स सेविंग का इसमें लाभ है। इसको जब जो हम कहते हैं कि एग्जाम, जब आप निवेश करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए यहाँ पे सेव कर सकते हैं। हालांकि अब ओल्ड टैक्स रिजीम इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल आप निवेश कर रहे हैं उस पर भी जो इंटरेस्ट होता है वो भी टैक्स फ्री है। और जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। तो ये सारे अगर फीचर्स देखें तो और किसी प्रोडक्ट में इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा आपका इसमें होना चाहिए, जैसा हेमंत जी ने भी बोला, और भी प्रोडक्ट है। रिटायरमेंट एक इंपॉर्टेंट गोल है, एक अच्छा खासा कॉर्पस होना चाहिए। ये मदर ऑफ ऑल गोल्स है, क्योंकि जब आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद, 75, 80, 85, 90 साल तक अगर आप जीते हैं तो आपको इसी कंट्रीब्यूशन से आपको अपना घर चलाना है। तो मेरे हिसाब से ईपीएफ एक बहुत अच्छा विकल्प है। आपका जो डेट का एलोकेशन है वो ईपीएफ में जा सकता है, और जैसा आपने बताया सुविधाजनक भी है। और ईपीएफओ लगातार रिफॉर्म्स लेके आ रहा है ताकि एम्प्लॉयज के लिए बहुत इजी हो जाए अगर वो जॉब भी चेंज करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बताया स्मिता जी, अब आपको पिछली कंपनी से अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल। डिजिटली और जाके सब कुछ शायद कर सकते हैं। इस चीज को सरकार भी समझ गई है कि लोगों की रुचि जो है वो बहुत ज्यादा इस तरफ है, क्योंकि देखिए हर कोई तो ईपीएफ में इन्वेस्ट कर नहीं सकता, वही करेगा जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय रहेगा। और तब भी अगर इसका अट्रैक्शन इतना है तो ये सारे बेनिफिट्स कहीं ना कहीं एड ऑन इसको करते हैं। हेमंत जी, टैक्सेशन के हिसाब से अगर जब हम टैक्स की प्लानिंग करते हैं, अब तो खैर एक लिमिट बहुत बड़ी मिल गई है न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन अगर अभी भी कोई ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने टैक्स को फाइल करता है तो ईपीएफ भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए। जी बिल्कुल। आई थिंक जो जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ओल्ड रिजीम के लिए ऑप्ट किया हुआ है, तो वहां पे सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख की जो लिमिट है वो उसमें पीएफ भी कवर्ड है। और इनफैक्ट अगर आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी उसके अंदर आता है। उसके अलावा अगर आप देखें कि आपके एम्प्लॉयर ने अगर जो कंट्रीब्यूट किया है आपके लिए, वो दो चीजें आपको देखनी है, एनपीएस, ईपीएफ और सुपर एनुएशन। अगर वो 7.5 लाख से होता है तो फिर जो उसके ऊपर जो होता है वो भी टैक्सेबल होता है। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें दो चीजें देखिए, जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। लेकिन एज एन एम्प्लॉय जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख के ऊपर है साल के अंदर, तो 2.5 लाख के ऊपर की जो इन्वेस्टमेंट है ईपीएफ में, उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए वो टैक्सेबल है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए
ऐसा कंट्रीब्यूशन करते हैं जहां पे एम्प्लॉयर उसको मैच नहीं कर रहे, तब ये लिमिट जो है वो 5 लाख बढ़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, लेकिन एक लिमिट के ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जी, और अब एक और सेगमेंट है जिसकी हम बात करेंगे। और पराशर जी, कई बार हम देखते हैं कि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईपीएफ और वीपीएफ, इन दोनों को बहुत अलग अलग देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों अलग प्रोडक्ट ही हैं, अलग टूल्स हैं। तो मैं चाहूंगी एक सिंप्लीफाइड तरीके से आप समझाइए कि दोनों आखिरकार कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए, जिसके पास ईपीएफ अकाउंट है वही इसका एक्सटेंशन ले सकता है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड इसको कहते हैं। लेकिन देखिए, 12% तो मैंडेटरली आप सेव कर ही रहे हैं। अगर किसी को, एम्प्लॉय को लगता है कि उसको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 8.25% मिल रहा है और टैक्स फ्री मिलेगा जब वो रिटायर होगा, और वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहता है, तो वो बीपीएफ में अपनी मर्जी के अनुसार इस पर बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें एम्प्लॉयर उतना कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करेगा। तो ये सिर्फ आपका ही पैसा है जो ऐड ऑन हो सकता है। मान लीजिए किसी का 2.5 लाख नहीं बन रहा है, तो वो वीपीएफ में बढ़ा सकता है, तो 2.5 लाख तक का यहाँ पे सेव कर सकता है। तो एक अच्छा विकल्प मिल जाता है। तीनों जैसे टैक्स के एडवांटेज तो मैंने आपको बताई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओनली उन्हीं लोगों के लिए अलाउड है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अकाउंट जिनके पास है। आप डायरेक्टली जाके वीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। और अगर आपको ये पैसा लेना भी है तो 5 साल तक का मिनिमम आपको वर्क करना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और वीपीएफ में वो सारे लाभ हैं जो ईपीएफ में है, जैसे कि टैक्स एडवांटेजेस के सारे लाभ इसमें भी है, एग्जाम इसमें भी है। तो ये तीनों लाभ इसमें मिलते हैं। लेकिन 2.5 लाख तक से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते हैं। उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हेमंत जी ने बताया, तो वो टैक्सेबल। जी बिल्कुल। तो ये दोनों के डिफरेंशिएट और साथ ही कैसे ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब एक दूसरे के ही प्रोडक्ट का हिस्सा है, ये इन्होंने पराशर जी ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया। हेमंत जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी देखी मैंने जिसमें ये देखा कि अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अभी भी भले ही हम म्यूचुअल फंड की बार बार बात करते हैं, हर रोज बात करते हैं और अवेयरनेस काफी बढ़ी है इसको लेकर, लेकिन फिर भी 7 से 8% ही एक इन्वेस्टमेंट का पूरे ओवरऑल, मैं भारत की बात कर रही हूँ, देश की बात कर रही हूँ, तो लगभग 7 से 8% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बावजूद इसके अगर इस तरीके के जो जहां पर सिक्योर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट, उन लोगों को लगता है कि अगर सरकार के पास पैसा जमा है तो फिर कभी ना कभी मिल ही जाएगा, क्या ये सोच अभी भी ज्यादा भारी है इस सोच पर कि महंगाई को देखते हुए निवेश किया जाए? हेमंत जी। स्मिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि निवेशकों की सोच थोड़ी बदली है, और आई थिंक वो हमें दिख भी रही है कि जिस तरह से हमारी म्यूचुअल फंड की एसआईपी बुक बढ़ के करीब करीब 27,000 करोड़ पे पहुंच गई है, वो इसी बात को इंडिकेट करती है कि इन्वेस्टर्स ने ये रियलाइज किया है कि आप सारा पैसा जो है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगा सकते। दूसरा, कहीं ना कहीं उनको ये भी समझ में आया है कि लॉन्ग टर्म में आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न देखना है, यानी रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन जब तक वो पॉजिटिव नहीं है तब तक आपके पैसे की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है और पैसे की वैल्यू जो है वो घट रही है। तो डेफिनेटली एक बदलाव है, लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अभी भी वो जो नंबर है वो छोटा है। मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन जो लोग, जिनको ये समझ में भी आया है कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न मिलते हैं, उनके लिए भी अगर वो सैलरीड क्लास है तो ईपीएफ हमेशा मुझे लगता है उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, ये बात सही है कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं कंपेयर करूं कि इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो या ईपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न हो सकता है वहां बेहतर मिल जाए, लेकिन ये भी मुझे लगता नहीं कि सही है जब आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है 8.25, अभी तक एटलीस्ट उस तरह का रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, वो हमेशा आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रहेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि आप अकेले इस ऑप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात, जब आपको मान लीजिए 20-25 साल के बाद जब भी रिटायर होना है, आपकी रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा होगी, तो इसके अलावा डेफिनेटली म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन है, उसका रोल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ज्यादातर अगर आप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी, और जो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर से रिस्क लेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जितना आप ईपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए, और बाकी जो है वो मार्केट लिंक इक्विटी रिलेटेड फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि ओवरऑल आपकी जो कॉर्पस जो बन रहा है रिटायरमेंट का, वो बड़ा बन सके और आपके रिटर्न भी बेहतर हो सके।
बिल्कुल, और इस बात को समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी इसमें नहीं होती कि आप सिर्फ निवेश करना जानते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी ये भी होती है कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, इस बारे में भी आपको पता होता है कि उसका रिटर्न आपको कितना मिलेगा आने वाले साल में, महंगाई को देखते हुए। बरासर जी, जब हमने इतनी सारी बातें कर ही ली ईपीएफ के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि फटाफट आप बता दीजिए कि कौन कौन है वो लोग जो ईपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन लोगों के लिए ये विकल्प है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रिटायरमेंट को प्रमोट करने के लिए है, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है गारंटीड आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है, बिजनेस ओनर्स भी इसमें कर सकते हैं। बट मेनली ये एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, किसी भी तरीके के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे ये भी पता लगता है कि हमारे यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है, तो वो सब नंबर इससे नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो एम्प्लॉयज हैं सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, और बहुत ज्यादा हम ये देखते हैं कि लोग पार्टिसिपेट इसमें करते भी हैं, और बाय डिफॉल्ट जब नौकरी भी लोग चेंज करते हैं तो अपना जो अकाउंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। और साथ में हेमंत जी, हम ये भी देखते हैं कि सरकार भी इसको काफी प्रमोट करती है। जी, आई थिंक उनकी इंटेंशन वही है कि अगर आप सैलरी क्लास है तो आपको एक कंपलसरी सेविंग होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ओवर द इयर्स हमने देखा है कि वो काफी अच्छे से इन्वेस्टर्स के लिए काम किया है। और मुझे लगता है वो बहुत ही एक अहम हिस्सा है, स्पेशली सैलरी क्लास एम्प्लॉयज के लिए, उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर को और ये इतना साइलेंटली ये वेल्थ क्रिएट होता है कि पता भी नहीं चलता, और अचानक एक दिन लगता है अच्छा ईपीएफ में भी इतने पैसे पड़े थे। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। विजय हमारे साथ जुड़ गए। विजय, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ, नमस्ते मैम, मैं विजय बोल रहा हूँ। जी विजय, बताएं। मैं 1 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आपका जी बिजनेस देख के सब एक रोज देखता हूँ मैं डेली। और मैंने पोर्टफोलियो ऑलरेडी भेजा है। 10-12 साल में मुझे 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट में ऐसा जैसा मेरे पास पैसा है तो लमसम के इसमें करता हूँ। ओके, तो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए प्लीज, और कितना ऐड करना पड़ेगा उस सब मुझे पता है प्लीज। ठीक है। हेमंत जी, अच्छा खासा पैसा इन्होंने लमसम में ही डाल रखा है। अगर आप इनके फंड्स देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इनके पास है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप इनके पास है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप इनके पास है, मोतीलाल ओसवाल का ही मिड कैप भी इनके पास है, निपॉन का मल्टी कैप है, आईसीसी का मल्टी एसेट है, और बंधन स्मॉल कैप इनके पास है। 12.5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, इस तरीके का लमसम अमाउंट इन्होंने, यानी कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट। लेकिन टारगेट 5 करोड़ का है। क्या करना चाहिए इनको? स्मिता, आई थिंक बिल्कुल सही है। देखिए, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक, जैसा उन्होंने कहा कि लमसम इन्वेस्टमेंट है, और उसकी जो करंट वैल्यू जो है वो करीब 63 लाख की है। इन्होंने कहा कि 10 साल का इनके पास समय है, और टारगेट जो है वो 5 करोड़ का। तो ऑब्वियसली काफी बड़ा टारगेट है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इनका टारगेट पूरा करने के लिए इनको क्या करने की जरूरत है। अगर हम यही 63 लाख का कॉर्पस उसको अलाउ करते हैं ग्रो करना फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से, तो करीब करीब 2 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो इनको ये जरूरत है 5 करोड़, और इनका जो कॉर्पस बनेगा करंट इन्वेस्टमेंट से वो बनेगा 2 करोड़। तो 3 करोड़ का गैप है। इसको पूरा करने के इनके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि वो 1,25,000 की एसआईपी करें अगले 10 साल। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इनके पास एक और ऑप्शन है कि वो एसआईपी शुरू करें 55,000 से, और उस एसआईपी को जो हम कहते हैं स्टेप अप करें 20% से हर साल। क्योंकि समय बहुत लंबा नहीं है, हालांकि सुनने में लगता है कि 10 साल, लेकिन जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो करीब 5 साल रहेगा। तो जाहिर है कि उसको पूरा करने के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने कहा, 1,25,000 एसआईपी, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो 55 से शुरुआत कीजिए और 20% से अपनी एसआईपी को बढ़ाइए। ये 2 तरीके हैं। दूसरी बात, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं, 7 फंड है इनके पास। आई थिंक दोनों हिसाब से, चाहे वो कैटेगरी हो, चाहे वो उसमें जो प्रोपोर्शन उन्होंने रखा है, ये मैं कहूंगा विजय ने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। मुझे नहीं लगता कि इनको अपने पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे एडिशनल यहां से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो इन्हीं फंड्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने फंड्स के नाम बताए, तो हम देख सकते हैं कि जो कैटेगरीज अमूमन आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, वो उनके पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, वो देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी से सलाह लेकर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया है। बहरहाल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैंडी एस। सैंडी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं अपना पोर्टफोलियो मैंने शेयर किया था। तो थोड़ा सा क्या हुआ है कि 17-18 में
जब बहुत ज्यादा इसका प्रचलन नहीं था, मतलब जैसे अभी यूट्यूब पर बहुत जगह बहुत सारी चीजें थी, तो कुछ फंड मैंने अपने मन से या किसी फ्रेंड से पूछ के कर लिए, जिसमें एक आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड था, वो लिया। तो आज मैं देखता हूँ तो आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी में यदि मैं 1 से लेकर 10 तक देखता हूँ तो 10th नंबर पे आता है। तो ऐसे कुछ और फंड भी थे जो मैंने रिसेंटली क्लोज किए हैं, और अब उनकी जगह पे मैंने मेरे पास जो अभी जो चालू किया है, मेरे पास DSP निफ्टी 50 है, इक्वल वेट फंड है, ये 2020 से शुरू किया है। 5,000 रुपए का मेरा SIP है। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड है जो 2021 से शुरू किया है, 5,000 का इसमें भी है। मेरे पास टाटा डिजिटल फंड है, क्योंकि मैं खुद IT इंडस्ट्री से हूँ, तो एक थोड़ा सा वेटेज मेरा उस तरफ गया। तो पर ये 2,500 का सीखा और ये मैंने रिसेंटली चालू किया है। उसके बाद जो आदित्य बिरला का स्मॉल कैप फंड था, जिसमें मेरे को परफॉर्मेंस कम लग रहा था, उसको कवर अप करने के लिए मैंने रिसेंटली कैनरा रोबो को लिया हुआ है, जो 2500 का सिर्फ है, और इसके साथ मैंने टाटा स्मॉल कैप भी लिया है डायरेक्ट फंड, जो 5,000 का सिर्फ है। यानी आपने अपने फंड्स को खुद ही चेंज किया है एंड उसका जो एलोकेशन है उसको भी बदला है आपने। कुछ अमाउंट थे जिसको कम किया है आपने फंड्स में से। आपने कोटक फ्लेक्सी में से जो 12,000 का आप करते थे उसको आपने 6,500 किया, और ABSL फोकस के साथ भी आपने यही किया है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका इसके अलावा? मैं इसके अलावा एक सवाल ये है कि कुछ जो फंड मैंने कम किए हैं, तो इनकी जगह पे मैंने कुछ ETF लेना शुरू किए हैं। मैं लार्ज कैप को फॉलो कर रहा हूँ, मिड एंड स्मॉल मिड कैप को, और निफ्टी 20, जूनियर 20 और स्मॉल कैप को फॉलो कर रहा हूँ, कि शायद यहाँ से भी मेरे को कुछ तो गेन हो। ठीक है, तो ये जो मेरा स्ट्रेटेजी है, ये सही है या मेरे को इसमें कुछ और चेंज करना है? ठीक है। पराशर जी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी तो इन्होंने खूब लगाई है, आपने सुन भी लिया होगा इनको और आपने देखी भी है इनकी क्वेरीज। क्या सलाह रहेगी इन्हें? जी बिल्कुल, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, नई नई चीजें भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। गोल्ड में भी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी किया हुआ है, ETF में भी निवेश कर रहे हैं, और एक अच्छा खासा इक्विटी पोर्टफोलियो है। तो सैंडी जी, मेरे हिसाब से आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड है एक्टिव, एक आप अभी आपने बंद किया है आदित्य बिरला का, 2 है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। तो मेरे हिसाब से एक स्मॉल कैप फंड पर्याप्त है, आप टाटा स्मॉल कैप फंड को कंटिन्यू करें, और जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की SIP है उसको स्विच करके एक लार्ज कैप फंड में चले जाएं। कैनरा रोबेको का ही ब्लू चिप फंड है, क्योंकि एक प्योर लार्ज कैप फंड मिसिंग है। आपके पास एक पैसिव फंड है DSP इक्वल वेट इंडेक्स, तो लेकिन एक एक्टिव फंड भी होना चाहिए लार्ज कैप का, तो एक थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके पास 2 फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है और आदित्य बिरला का फोकस फंड है। तो इसमें मैं देख रहा था काफी हद तक ओवरलैप है, तो आप इसमें भी एक फंड से निकल सकते हैं। तो आदित्य बिरला का जो फोकस फंड है वहां से आप यहाँ निकल सकते हैं, और इसकी जगह आप एक मिड कैप फंड ले सकते हैं, ताकि एक ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तो आपके पास है ही, तो मिड कैप भी मिसिंग है। तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आप यहाँ पे ले लें, तो और जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें निवेशित रहें। टाटा डिजिटल फंड, जैसा आपने खुद बताया कि आप इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आप इसके रिस्क समझते हैं। जो सेक्टरल फंड्स हैं वो साइक्लिकल होते हैं और टाइमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको देखना होगा, तो उसके हिसाब से आप उस पर एक्शन लीजिए। और ETF में भी ज्यादा एलोकेशन, 10 से 15% का एलोकेशन रखिए अपने पोर्टफोलियो में, इससे ज्यादा ना करें। और जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड है वो तो अच्छा है, अब उसमें आगे तो मौका नहीं मिल रहा है इन्वेस्ट करने का, तो जो भी है बहुत अच्छा है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे वहां पे। अगर मैं आपका गोल देखूं तो 33,000 रुपए की SIP आप कर रहे हैं, अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो ये करीब करीब 5 साल में 27 लाख रुपए बन जाता है। तो थोड़ा टाइम होराइजन कम है, और वहीं पर आपका जो 68 लाख का लमसम कॉर्पस है, ये अगर लेके चले तो ये भी करीब करीब 1 करोड़ 19 लाख बन जाता है। तो टोटल दोनों को जोड़ दें तो 1 करोड़ 46 लाख आपका कॉर्पस बन जाता है अगले 5 साल में। लेकिन मेरी सलाह ये भी रहेगी, अगर आप अगले 5 साल में ये गोल आ रहा है तो कुछ 6 महीने साल भर पहले आप कोशिश करें इस इक्विटी वाले पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा हाइब्रिड में या डेट फंड की तरफ शिफ्ट करें, कहीं आपको लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो। बट अदरवाइज ये पोर्टफोलियो अच्छा है, थोड़े से बदलाव है, इनको जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो मुझे लगता है सैंडी जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और यहाँ वक्त का एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शो में हम कॉलर्स दे रहे हैं, इसलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रचिता। उनका रुख कर लेते हैं। रचिता, बताएं जरा क्या सवाल है आपका। रचिता, अपना सवाल बताइए। जी मैम, मैंने कुछ अभी म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, तो मैम मंथली का मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो मैम जानना चाह रही थी मैम कि ये जो मैंने लिए हैं ये क्या सही है 10-15-20 सालों के लिए? 15-20 सालों में आपका 2 करोड़ का टारगेट है। हाँ मैम, इतना तो हो जाए, ना होता हो तो फिर इससे मुझे कितना बन सकता है? ओके, हेमंत जी जरा इनकी मदद कर दीजिए आप। आई थिंक दो इंपॉर्टेंट चीजें। तो जैसा मैंने कहा कि अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 है और इन्होंने कहा कि 10 तक कर सकते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अपनी एसआईपी अमाउंट को वो 1,000 से बढ़ा सकती हैं। 10% से इन्होंने कहा कि वो स्टेप अप भी कर सकती हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनका समय जो है 15 से 20 साल है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसमें सर्टेनिटी हो कि 15 है कि 20 साल, क्योंकि डिफरेंस ये है कि जो 9,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो 15 साल करते हैं तो करीब 75 लाख का कॉर्पस बनेगा, अगर 20 साल करते हैं तो करीब 1.75 करोड़ का बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 साल में बहुत फर्क पड़ जाएगा कॉर्पस में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 10,000 की एसआईपी करें, डेफिनेटली उनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का पूरा होगा। अगर मैं इनके फंड्स की बात करूं, 7 फंड्स हैं इसमें, मुझे लगता है थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेंगे हम। फंड्स अच्छे हैं, हम फंड्स को कम कर रहे हैं, 5 फंड्स रख रहे हैं हम एग्जिस्टिंग में से, लेकिन अमाउंट जो है उन पांचों के पांचों फंड में 2,000 का अमाउंट करेंगे ईच फंड में। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप रखिए आप, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड। ये 5 फंड में रचिता आप इन्वेस्ट कीजिए 2,000 ईच। 20 साल तक कंटिन्यू करिए, 10% से आप बढ़ाएंगे, डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। लेकिन बेचारी ने पहले ही बोल दिया कि जितना ज्यादा हो सके मुझे वो भी चलेगा। अनीश दीप अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अनीश, बताएं क्या सवाल है आपका। अनीश दीप जी, बताएं आपका क्या सवाल है। हाँ जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने 15 लाख लमसम इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में फॉर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो क्या आप मुझे कुछ 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स सजेस्ट कर सकते हैं फर्स्टली? और सेकंडली ये है कि अगर मैंने सिप लगानी है तो मैं उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में लगाऊं या कुछ और फंड्स देखने की जरूरत है मुझे? बिल्कुल, पराशर जी इनकी हेल्प कर दीजिए आप। बिल्कुल अनिल दीप जी, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। जो 15 लाख आपने निवेश करने हैं उसके लिए एक हम बैलेंस और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड भी होंगे, और एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल का फंड होता है जो जिसको हम एसबीआई कॉन्ट्रा या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी कहते हैं। तो वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट फंड भी एक रखेंगे। तो ये 3-3 लाख रुपए आप 5 फंड्स में निवेश करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, बहुत एवरग्रीन फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले लें, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप या फिर बंधन स्मॉल कैप ले सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल का फंड एसबीआई कॉन्ट्रा आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 5 फंड में 3-3 लाख रुपए आप निवेश करें। आप इकट्ठा निवेश करना चाहते हैं लमसम, पर मेरी सलाह ये रहेगी आप इन्हीं एएमसी के किसी लिक्विड फंड में ये 3 लाख रुपए ट्रांसफर करें और अगले 2 या 3 महीने में इसमें एसटीपी कर दें, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर दें, वीकली एसटीपी कर दें, ताकि 2-3 महीने में मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उसका भी आपको लाभ मिल सके और रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए। तो 2-3 महीने में ये पैसा, जो फंड्स आपको बताए हैं टारगेट फंड्स, इसमें ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा लिक्विड फंड से, तो अच्छी रणनीति रहेगी। और जो आपने सवाल पूछा कि सिप किस में लगानी है, तो बिल्कुल आपने इन्हीं 5 फंड्स में आप सिप स्टार्ट करें। नए फंड्स की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये 5 फंड्स पर्याप्त है, पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और नए फंड्स की कोई आवश्यकता नहीं है। एक फंड अपने आप में एक पोर्टफोलियो के बराबर होता है, क्योंकि एक फंड में करीब 40-50 स्टॉक्स होते हैं, तो इससे ज्यादा फंड्स की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये हर किसी पे ये रूल अप्लाई होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, आप दोनों ही मेहमानों का, और कॉलर्स के सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मनी गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे सी बिजनेस के साथ। नमस्कार।
प्रस्तुतकर्ता पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक, प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे। डार्क पैटर्न मामले में सरकार ने दिखाई सख्ती, 11 कंपनियों को भेजा नोटिस। सरकार ने किया साफ, डायनेमिक फेयर को लेकर करेंगी जांच। पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल, 2 लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमरनाथ यात्रा के रूट पर होगी सीआरपीएफ की किलेबंदी। यात्रा के दौरान लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल पर रूट को किया जाएगा सैनिटाइज। कैबिनेट की बैठक में सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ फसलों